नमस्कार। छत्तीसगढ़ की तमाम अहम और ताजा खबरों के साथ आपके साथ मैं कमरुद्दीन खान हाजिर हूं। बुलेटिन में सबसे पहले बात प्रदेश की राजनीति की सबसे बड़ी खबर की। जी हां, आज विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ का प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। छत्तीसगढ़ बीजेपी की तीसरी बार कमान संभालने वाले जशपुर में विष्णुदेव साय ने अपनी मां के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। विष्णुदेव साय ने न्यूज 18 से प्रदेश में कांग्रेस सरकार की विफलताओं पर प्रहार किया। साथ ही मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के साथ प्रदेश में सरकार में फिर से वापसी करने का दावा किया। वहीं बीजेपी ने भी साय के नेतृत्व में एक बार फिर से वापसी का दावा किया। भाजपा ने छत्तीसगढ़ में नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा की है। विष्णुदेव साय को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। हमारे साथ मौजूद है खुद विष्णुदेव साय। विष्णुदेव साय जी, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। जी धन्यवाद। सबसे बड़ी बात कि जशपुर जिले जैसे पिछड़े जिले से हैं, सरपंच से लेकर आपने केंद्रीय मंत्री तक का सफर तय किया और उसके बाद तीसरी बार आपको प्रदेश अध्यक्ष का ताज मिला, तो कैसा रहेगा इस बार का सफर? देखिए, बड़ा चुनौती भरा ये दायित्व है। गांव के एक छोटे से कार्यकर्ता के लिए ये बहुत बड़ी बात है। और आज जब तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व सौंपा है तो मैं अपने को सौभाग्यशाली भी समझ रहा हूं कि इस काबिल भारतीय जनता पार्टी और हमारे पार्टी के वरिष्ठ जन हमको समझे हैं। विधानसभा चुनाव में ये देखा गया था कि भाजपा को बहुत कम ही सीटें मिली थी, तो आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भी अभी से आपको परिश्रम करना होगा। तो किस प्रकार की तैयारियां रहेंगी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी? जी, चुनौती तो रहेगा आने वाला समय, लेकिन मैंने पहले अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी आज लोकप्रिय पार्टी भी है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक से एक लोकप्रिय नेता भी हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह जी से लेकर जेपी नड्डा से लेकर राजनाथ सिंह, डॉक्टर रमन सिंह, ऐसे नेता भी हैं और अच्छा काम भी हुए हैं और ये सब पर हमको विश्वास भी है। और आज जो कांग्रेस पूरे देश में सिमटते जा रही है और जहां मैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार की बात करूं तो ये सरकार भी पूरी तरह से 1.5 साल में फेल हुई है। इसका भी लाभ भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में मिलने वाला है और यही सब बात होगा हम लोग को आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार में मतलब स्थापित होने के लिए। सर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते भाजपा संगठन को एकजुट करने के लिए किस प्रकार की तैयारियां करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एकजुट है ही है। भारतीय जनता पार्टी पार्टी ही नहीं बल्कि एक परिवार है। यहाँ पर परिवार जैसा वातावरण रहता है और हम सब लोग छोटे से लेकर बड़े तक सभी लोग एक हैं और सब मिलके परिवारवाद की भांति काम करते हैं। जी धन्यवाद। तो ये थे भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय जी और इनका कहना था कि अब इनको जिम्मेदारी मिलने के बाद आगामी समय में ये पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव में फिर से भाजपा का परचम लहराएंगे। दीपक सिंह, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। एक आदिवासी समाज के हमारे कदावर नेता, उतने ही लोकप्रियता उनका पिछड़ा वर्ग में, उतने ही लोकप्रियता उनके सामान्य वर्ग में, सर्वमान्य नेता के रूप में विष्णुदेव साय जी का हम सब लोग देखते हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ मिलेगा और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी उनके नेतृत्व में कांग्रेस के कुशासन को उठाने में सफल होगी। मुझे लगता है कि एक तो उनकी इतने अंतर्विरोधों के बाद बड़ी मुश्किल से तय कर पाए और तय भी किए तो समझ लीजिए दोनों में जो थे और जो बने हैं उसमें समानता है, कोई अंतर है नहीं। इसलिए उनकी खुशफहमी को उनके पास ही रहने दीजिए। कांग्रेस के लिए प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष भाजपा या भारतीय जनता पार्टी कोई चुनौती नहीं है। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चुने जाने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता विष्णुदेव साय को बधाई दी। बधाई देते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि आशा करता हूं कि आपके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ बीजेपी सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राघवेंद्र जुड़े हैं। राघवेंद्र, विष्णुदेव साय तीसरी पारी खेलने जा रहे हैं। इससे पहले वो 2 बार ये किरदार अदा कर चुके हैं।
बड़ी बात तो है लेकिन नई बात नहीं। अब आगे आने वाली इनके लिए क्या चुनौतियां होंगी। और जो कांग्रेस सरकार है, खासतौर से सीएम बघेल ने बधाई तो दी, लेकिन कहा कि अब बीजेपी सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाए। क्या अभी तक ऐसा नहीं होता था? देखिए, निश्चित रूप से बड़ी चुनौतियां हैं विष्णुदेव साय के सामने, क्योंकि जिस तरीके से बुरी तरीके से हार हुई है भाजपा की 2018 के चुनाव में, महज 15 सीटों में सिमट कर रह गई थी और उसके बाद भी वो 14 सीटों में जो है तब्दील हो गई है। तो जाहिर है 14 सीट से लेकर जो है 46 सीटों तक का सफर अब आसान नहीं होगा। जब फिर से 2023 में जब चुनाव होंगे वो मुश्किल भरा होगा और उसके लिए तैयारी अभी से करनी होगी उनको। शायद यही सोचकर जो है पार्टी आला कमान की ओर से उनको ये जो है कमान सौंपी गई है, क्योंकि 2018 का चुनाव होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष जिस तरीके से कौशिक नेता प्रतिपक्ष बन गए थे, उसके बाद वो सीट खाली हो गई थी और विक्रम उसेंडी को जो है तत्कालिक रूप से प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई थी। लेकिन 1.25 साल से इंतजार हो रहा था कि नए प्रदेश अध्यक्ष किन्हें बनाया जाएगा और इसको लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही थी। अलग अलग नेताओं के नाम निकलकर सामने आ रहे थे। ओबीसी वर्ग से भी ये कोशिश थी कि ओबीसी वर्ग को भी कमान दी जा सकती है, लेकिन अंततः भरोसा जो है आदिवासी पर जताया गया है, क्योंकि जो चुनाव हुए थे उसमें आदिवासी जो वोट हैं वो भाजपा के खिसके थे। यही वजह है कि वापस जो है एक आदिवासी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि भाजपा जो है आदिवासियों को पर्याप्त महत्व दे रही है। और चूंकि कांग्रेस में भी जो मोहन मरकाम है वो आदिवासी वर्ग से आते हैं, ऐसे में जो है विष्णुदेव साय को एक आदिवासी वर्ग से जो नेतृत्व करते हैं उनको फिर से पार्टी की कमान दी गई है। तो जाहिर तौर पर दोनों तरफ से पलड़ा जो है समान करने की भी कोशिश की गई है। और आने वाले चुनाव में अब चूंकि 2023 का जो चुनाव होगा वो महत्वपूर्ण होगा बीजेपी के लिए। 15 सालों तक सत्ता में रहने के बाद वो हटी थी, तो जाहिर तौर पर छटपटाहट जो है रहेगी और उसको वापस पाने के लिए प्रयास जो है भाजपा को करना पड़ेगा और उसके लिए उनको कहीं न कहीं आक्रामक होना पड़ेगा। कांग्रेस की अगर कोई गलतियां पाते हैं तो उस पर मुखर होकर जो है अपना पक्ष रखना पड़ेगा। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। हालांकि जरूर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक तरीके से तंज भी कसा है और सकारात्मक भूमिका को लेकर भाजपा से सकारात्मक भूमिका निभाने की बात कही है। तो अब देखना होगा कि किस तरीके की सकारात्मक भूमिका। बिल्कुल राघवेंद्र, तो बिल्कुल विष्णुदेव साय के लिए भी आगे चुनौतियां बहुत सारी, हालांकि वक्त बहुत ज्यादा है, 3.5 साल का वक्त है अभी चुनाव की तैयारी करने में। बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र आपका। अब बात एमएसपी की करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा धान के समर्थन मूल्य में 53 रुपए की वृद्धि पर कृषि मंत्री ने जमकर निशाना साधा। समर्थन मूल्य में केवल 53 रुपए की वृद्धि को उन्होंने किसानों के खिलाफ वादा खिलाफी और उनका अपमान बताया। रविंद्र चौबे ने कहा कि केंद्र सरकार ने 1 रुपए की रियायत भी किसानों को नहीं दी। ये 53 रुपए की वृद्धि देश भर के किसानों का अपमान। केंद्र सरकार खुद क्वारंटीन से बाहर नहीं आ पा रही है अब तक। पूर्व सीएम रमन सिंह पर भी चौबे ने हमला बोला। पिछले साल की तुलना में 3 रुपया की वृद्धि, आखिर 3 रुपया होता क्या है? प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो एक सम्मान निधि कहा जाता है, लेकिन वो निराश्रित पेंशन से ज्यादा नहीं, 500 रुपया महीना। छत्तीसगढ़, जिसको धान का कटोरा कहा जाता है, देश के इन निर्णयों से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। केंद्र सरकार स्वयं क्वारंटाइन से बाहर आ ही नहीं पाया है अभी तक। उनको घोषणा करना था तो खुद क्वारंटाइन के से बाहर अगर आके केंद्र सरकार घोषणा करती तो शायद कुछ मिलने का हम उम्मीद कर सकते थे। किसानों को पहले भी अपनी उपज को कहीं भी बेचने का अधिकार था। इस लॉकडाउन के पहले हमारे खुद के इलाके का टमाटर पाकिस्तान तक किसान बेचते थे और उनको कीमत मिलती थी। केंद्र सरकार ने केवल 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात कही। ये संपूर्ण पैकेज लोन मेला का एक हिसाब है। अभी भी मैं कह रहा हूं, प्रचलित योजनाओं के सिवाय केंद्र शासन के द्वारा घोषित योजनाओं में किसानों के लिए किसी भी योजना में 1 रुपया की भी रियायत या व्यवस्था या सपोर्ट, फिर से सुन लीजिएगा, 1 रुपया भी केंद्र सरकार ने किसानों को नहीं दिया है। डॉक्टर रमन सिंह जी बुजुर्ग हो चुके हैं, उनका हम बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन आप लोगों को मालूम है जो बुजुर्ग हो जाता है वो कई बातों को विस्मृत कर देते हैं।
भूल जाते हैं। कभी उनसे पूछ लेना कि 2100 रुपया और 300 रुपया की घोषणा मुख्यमंत्री रहते क्या उन्होंने ही की थी, और लगातार 15 साल हुकूमत में रहने के बाद उन्होंने किसानों को धोखा क्यों दिया। ये प्रश्न का उत्तर वो कर दे तो मैं कभी भी उनके प्रश्नों को उत्तर दे दूंगा। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के बयान पर पलटवार किया। मैं पूछना चाहता हूं रविंद्र चौबे जी से, आपने 2500 रुपए में धान खरीदी की घोषणा की, सरकार में आने के बाद में आपने 1800 रुपए में धान खरीदा। आपकी घोषणा की जो राशि है वो किसानों की उधारी की राशि है, और ये राशि भी एक मुश्त आप दे नहीं रहे हैं, तो किसानों के साथ अन्याय किसने किया? और उसी उधारी जो किसान के आप कर्जदार हैं, ये सरकार, क्योंकि आपने घोषणा किया, किसान ने नहीं मांगा था, और घोषणा करने के बाद उसी उधारी की राशि को 4 किस्त में पटा रहे हो, इसको न्याय योजना बोल रहे हो। यही आपकी न्याय योजना है। बुजुर्ग और जो रविंद्र चौबे जी ने कहा है कि हम बुजुर्ग का बात का बुरा नहीं मानते, तो प्रदेश में कौन घूम घूम के बयान दे रहे हैं, उससे चौबे जी को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। न उनको जवाब देने की वो स्थिति में है, न बुरा मानने की स्थिति में है, साफ और छुछंदर की स्थिति हो गई है। इसलिए डॉक्टर रमन सिंह को बोलने के बजाय यदि दूसरे नेताओं जिनके बारे में बोलना चाहते हैं तो आड़ में डॉक्टर रमन सिंह को कह रहे हैं, उनके बारे में उनको बोलनी चाहिए और अपनी पीड़ा को उनके सामने रखनी चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने न्यूज 18 नेटवर्क पर लॉकडाउन को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया। कोरोना से जुड़ी जो कमेटी थी उसके चेयरपर्सन भी थे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि लॉकडाउन को लेकर जो फैसले हुए उस पर विपक्ष, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी, खासतौर पर राहुल गांधी बहुत तीखी टिप्पणी कर रहे हैं कि बहुत ही अनप्लैंड वे में लॉकडाउन को किया गया, कोई प्लानिंग नहीं की गई, लॉकडाउन कर दिया गया। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं समझता हूं कि आपने देखा होगा सारे, जब जनता कर्फ्यू का ही आह्वान हमारे प्रधानमंत्री ने किया था, सारा देश उसके साथ उठ खड़ा हुआ था, सबने उसको फॉलो किया। राहुल गांधी ने तो कंप्लीट फेलियर बताया इसको। अब तो कोई किसी भी के स्टेप को कोई फेलियर बतला सकता है, लेकिन मैं समझता हूं बहुत ही सफल रहा है। लेकिन शायद यदि लॉकडाउन की प्रधानमंत्री जी ने घोषणा न की होती तो कैसी भयावह स्थिति यहां पर होती, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। आज जो स्थिति संभली हुई है, आज हम विश्व के लगभग 8वें नंबर पर आते हैं इस महामारी के मामले में। स्थिति बहुत ही बदतर हो जाती। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। रायपुर से खबर यह है कि कॉलेजों में परीक्षा पर मंत्री उमेश पटेल ने बयान दिया। जनरल प्रमोशन नहीं दिया, परीक्षा का तरीका बदला है। कोरोना से छात्रों की सुरक्षा को लेकर नया पैटर्न तैयार किया गया है। अंतिम वर्ष और फाइनल सेमेस्टर वालों का एग्जाम होगा। कोविड-19 की स्थिति में सुधार के बाद परीक्षा आयोजित होगी। तो जनरल प्रमोशन नहीं दिया। कल से मुझे भी पता चला कि ये ऐसा वायरल हो रहा है, लेकिन ये जनरल प्रमोशन नहीं है। हमने सिर्फ परीक्षा का जो तरीका है उसको बदला है। इस पूरी गाइडलाइन को बनाने के पीछे हम लोगों ने 2 चीजों को मेजर ध्यान रखा। एक कोविड-19 से बच्चों की सुरक्षा, स्टूडेंट की सुरक्षा, और साथ ही साथ स्टूडेंट के भविष्य की सुरक्षा। तो हम लोगों ने यूजीसी और एआईसीटी की गाइडलाइन को सामने में रखते हुए हमने जो वीसी की कमेटी बनाई थी उनके विचारों को लेते हुए अलग अलग वीसीज जो हमारे रिटायर्ड हैं, प्रोफेसर्स हैं, स्टूडेंट हैं, उनसे बात करके फिर हमने ये गाइडलाइन बनाई है ताकि जनरल प्रमोशन भी ना हो और बच्चों को सुरक्षित भी रखा जा सके। इसलिए ये नया पैटर्न बनाया है। और अब बात बूढ़ा तालाब की करते हैं। राजधानी रायपुर में बूढ़ा तालाब के सौंदर्यीकरण और सप्रेशाला मैदान पर चल रहे निर्माण कार्य को लेकर सियासत तेज हो गई है। आप देख सकते हैं 3 तस्वीरें। आज मैदान पर चल रहे निर्माण कार्य के समर्थन में कांग्रेस के नेता और महापौर पहुंचे और लेआउट के जरिए जो ब्लूप्रिंट है, प्लान का समर्थन किया। वहीं कल पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने यहां का दौरा किया और सौंदर्यीकरण के नाम पर मैदान को छोटा किए जाने का आरोप लगाया, सवाल उठाया। वहीं 26 मई को खुद सीएम भूपेश बघेल ने बूढ़ा तालाब के
सौंदर्यीकरण को लेकर चल रहे काम का अवलोकन किया। 3 तस्वीरें आपके सामने। तो आज कांग्रेस के नेता और महापौर बूढ़ा तालाब और सप्रेशाला मैदान पहुंचकर वहां चल रहे निर्माण कार्य का जायजा लिया। इससे पहले बीजेपी के नेता विरोध में यहां का दौरा कर चुके हैं। कुल मिलाकर सप्रेशाला के मैदान अब जो है वो सियासी अखाड़ा बन चुका है। रायपुर नगर निगम की तरफ से बूढ़ा तालाब का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। बीजेपी सौंदर्यीकरण के नाम पर पास के सप्रेशाला मैदान को छोटा करने का आरोप लगा रही है, जबकि कांग्रेस बीजेपी के पिछले कार्यकाल को नाकाम बता रही है। 100 साल पुराना ऐतिहासिक बूढ़ा तालाब है, जो 100 साल पहले भी छत्तीसगढ़ आया है, रायपुर राजधानी आया है, वो बूढ़ा तालाब को जानता है। उसके सौंदर्यीकरण की बात है। देखिए कितना अच्छा पहले कैसा था और अभी कैसा हो गया। उनकी मंशा नहीं है, उनकी मंशा थी बिना जनमानस के समर्थन के जनता ने जिसका विरोध किया उसके खिलाफ में काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। इसलिए स्काई वॉक उदाहरण है। सौंदर्यीकरण के नाम से इस जगह को, यहाँ कोई ग्राउंड ये नहीं है, इनका ग्राउंड की बाउंड्री यहाँ तक है। ये जगह तो इनकी कोई यूज की भी नहीं थी। इसको सौंदर्यीकरण के नाम से ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सिर्फ विरोध करना है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। 15 साल उनकी सरकार रही, 15 साल बड़े बड़े पदों में रहे, तब उनको समझ नहीं आया कि इसका काम। दुर्भाग्य से आज जो नई टीम का निर्माण हुआ है, नई जो परिषद आई है, उसका भी काम अपने मूल कामों पर नहीं है। आपने देखा कि जिस तरीके से बूढ़ा तालाब की सफाई करते करते वो वहां पर व्यावसायिक गतिविधियों की ओर मुड़ गए हैं। अर्थात सफाई के नाम पर जो काम प्रारंभ होता है, लेकिन वहां पर व्यावसायिक गतिविधियां, स्कूल जैसी जो शिक्षा संस्थान हैं, उनके क्षेत्र को, उनके मैदानों को कम करके, बच्चों के खेल मैदान को कम करके वो वहां पर तमाम प्रकार की चीजों को वहां पर करना चाहते हैं। बीजापुर दंतेवाड़ा बॉर्डर इलाके के हुर्रेपाल और बेचापाल जंगल पहाड़ी में मुठभेड़ में 8 लाख का इनामी नक्सली ढेर हो गया। दशरू पूनम नक्सली कंपनी नंबर 2 का सदस्य था। शव के साथ बंदूक और विस्फोटक के साथ नक्सली सामग्री बरामद हुई। बताया जा रहा है कि मृतक नक्सली तमाम घटनाओं में मसलन बीजापुर और आसपास करीब 2 दर्जन मुठभेड़ों में शामिल था। पुलिस ने घटनास्थल से मारे गए माओवादी के शव के साथ बड़ी संख्या में असलाह बरामद किया है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर 315 बोर देसी मेड हथियार है ये, और साथ ही ये टिफिन बम भी आप देख सकते हैं। टिफिन बम के साथ ये जो इस वक्त अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं, दरअसल माओवादी इसे जो स्विच होता है, प्रेशर आईडी का जो स्विच होता है, देसी जुगाड़ के माध्यम से बनाया है। और साथ ही ये है एक तरह का विस्फोटक जिसे डेटोनेटर माफ कीजिएगा, कॉर्डेक्स वायर कहा जाता है। एक बड़ी कामयाबी के तौर पर बीजापुर पुलिस इसे देख रही है। जाहिर तौर पे 8 लाख का माओवादी मार गिराना अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है ही। मुकेश चंद्राकर, न्यूज़ 18 बीजापुर। जवानों में बढ़ते मानसिक दबाव और निराशा को लेकर, उसको दूर करने को लेकर डीजीपी डीएम अवस्थी ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में पुलिस जवानों पर बढ़ते मानसिक दबाव को लेकर विचार विमर्श किया गया। पीएचक्यू में आयोजित बैठक में मनोचिकित्सक भी मौजूद रहे। दरअसल नक्सल मोर्चे पर तैनात जवान बड़ी संख्या में आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं, जिसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने डीजीपी को इस विषय में कारगर उपाय करने के निर्देश दिए थे। छत्तीसगढ़ में मानसून आने में अभी कुछ दिन बाकी है, लेकिन इससे पहले ही राज्य के कई जिलों में झमाझम बारिश शुरू हो गई। टीवी स्क्रीन पर आप 5 जिलों की तस्वीरें देख रहे हैं। सूरजपुर, रायपुर, कवर्धा, बेमेतरा और बालोद की तस्वीरें आपके सामने, जहां बारिश की वजह से मौसम सुहावना हो गया और लोगों को तपती गर्मी से निजात मिली। राजधानी रायपुर में भी तेज हवा के साथ काले बादल छा गए, जिससे दोपहर में अंधेरा छा गया। वहीं इस बारिश में किसानों की फसलों को भी नुकसान होने की आशंका है। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।